नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के आज के अंक में। भाई, हमारे वातावरण में कितने सारे कीट पतंगे होते हैं, जो कई कीट पतंगे तो बहुत ही हानिकारक होते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा कीट है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मधुमक्खी के बारे में। मधुमक्खी एक ऐसा कीट है जो हमारे वातावरण और पर्यावरण तथा आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो है पर परागण की प्रक्रिया को संपन्न करता है। और जितने भी फसल होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनमें फूलों से फल बनने की जो प्रक्रिया होती है, जी हाँ, वो मधुमक्खी ही संपन्न करती है। और जितनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ यह कार्य करेंगी, उतना ज़्यादा हमारा फसल में उत्पादन भी होगा। तो जी हाँ, आज का हमारा विषय है मधुमक्खी पालन से लाभ। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज कुमार अहिरवार जी, प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र दमोह से। और साथ ही हमारे साथ एक सफल कृषक भी मौजूद हैं, राजमल पाटीदार जी, ग्राम मुगालिया छाप, जिला भोपाल से। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और चलिए, जैसा कि आज का हमारा विषय है मधुमक्खी पालन से लाभ, तो डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मधुमक्खी पालन होता क्या है और इसके क्या क्या लाभ हैं। जी नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि मधुमक्खी पालन होता क्या है, सबसे पहले अपन देखें कि इससे पूरे वातावरण में बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो कि लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं। तो हमारे जो लाभदायक कीट हैं जो कि पर परागण को बढ़ावा देते हैं, फूल से फल बनने की क्रिया को संपन्न करते हैं, और साथ साथ में उनसे हमें कुछ उत्पाद मिलता है। जैसे कि मधुमक्खी की अगर हम बात करते हैं तो हमें एक उत्पाद मिलता है शहद, जिसको हनी के नाम से भी जानते हैं, और इसके और भी कई अन्य उत्पाद हैं वो हमको मिलते हैं। तो मधुमक्खी पालन से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है, फसलों में जो पर परागण होता है उसके लिए सबसे अच्छा होता है। और इससे जो शहद मिलता है, जो कि एक पौष्टिक आहार के रूप में भी है, जिसमें हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू, डिफरेंट कंटेंट इसमें पाए जाते हैं, तो इससे ये सब फायदे होते हैं इससे। जी सर, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने। सर, इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि मधुमक्खियाँ कितने प्रकार की होती हैं। मधुमक्खियाँ अगर देखें तो इनका जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है विभिन्न टाइप से, आकार के हिसाब से और इनके रहवास का जो एरिया है उसके हिसाब से। अगर इसके आकार के हिसाब से देखें तो वर्तमान में जो जंगली मधुमक्खी होती है, जिसको अपन एपिस डोरसाटा या भौर मधुमक्खी बोलते हैं, ये मधुमक्खी बाहर बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े छत्ते लगा के रखती है, और साथ साथ में ये आकार में भी बड़ी होती है। इसी प्रकार से एक इसकी मध्यम आकार की मक्खी रहती है, जिसको अपन एपिस मेलिफेरा या इटालियन या यूरोपियन या एशियन टाइप की जो मध्यम आकार की मक्खी है, जिसका पालन वर्तमान में हमारे जो मधुमक्खी पालक किसान भाई हैं वो कर रहे हैं और इससे सफल उत्पादन ले रहे हैं। क्योंकि जो एपिस डोरसाटा या बड़ी मधुमक्खी है वो पालने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है, क्योंकि वो आक्रामक टाइप की रहती है और वो ज़्यादा उसमें कटीला या वो काटने को ज़्यादा अग्रसर रहती है, जिस कारण से उसका पालन नहीं किया जा सकता है। इसमें जो एपिस मेलिफेरा है या आपकी जो एशियन की है या यूरोपियन की, इटालियन की जो किस्में हैं मधुमक्खी की, ये शांति प्रिय हैं और ये आराम के साथ में जो हमारा कृत्रिम बॉक्स रहता है इसमें हम बड़े अच्छे तरीके से पाल सकते हैं। और ये एक जो हमारा कृत्रिम बॉक्स रहता है उसमें बड़े अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन भी करते हैं और ह्यूमन को ज़्यादा काटती नहीं है, अग्रेसर नेचर की नहीं है, तो इसलिए इनका पालन बड़े आराम से किया जाता है। इसमें अगर हम देखते हैं, इससे एक और छोटी मधुमक्खी रहती है जो कि छोटे छोटे पेड़ पौधे या पेड़ों की जो खोए रहती हैं, छोटी जगह रहती हैं, वहाँ पे ये जीवन यापन करती हैं, या छोटी झाड़ी रहती हैं उसमें। तो इनका जो आर्थिक रूप से अगर अपन देखें कि शहद उतनी अच्छी मात्रा में नहीं मिल पाता है, और इनका जो ब्रीडिंग प्रोग्राम होता है या जो भी है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। इसलिए अगर आर्थिक रूप से अपन देखें तो मध्यम आकार की जो एपिस मेलिफेरा है, इस मक्खी को, या जो यूरोपियन है या इटालियन है या एशियन टाइप की जो मक्खी हैं, जो हमारे इस वर्तमान के जलवायु में बड़े अच्छे तरीके से हो सकती हैं, जो किसानों के लिए आर्थिक रूप से हैं, जो पर परागण भी करें, जो फूड लेने के लिए बाहर चले भी जाते हैं और शाम के समय अपने वापस आ भी जाती हैं। ऐसी मक्खियों को अगर हम पालन करते हैं और जो कि हैबिटेट है बॉक्स में रहने के लिए, तो ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं हमारे किसान भाइयों को। तो सर, इन मधुमक्खियों का सर हम किन किन महीनों में जो है वो इनका पालन कर सकते हैं, और साथ ही साथ
इनकी भोजन की दृष्टि से अगर देखें तो इन्हें किस तरह का भोजन जो है वो चाहिए होता है? अब मधुमक्खियों में जैसे कौन कौन सा महीना सबसे अच्छा रहता है, मधुमक्खी को इसका जो मुख्य भोजन है वो है फूलों का रस, या जिसको अपन नेक्टर बोलते हैं, या अपन फूलों का रस या परागकण। ये अगर किसी भी क्षेत्र में बड़े अच्छे तरीके से मिलता रहेगा तो वहाँ पे हमारी जो मधुमक्खी है, चाहे वो जंगली हो चाहे हमारी पालतू मधुमक्खी हो, वो बड़े आराम के साथ में यहाँ पे पालन हो सकता है। यहाँ पे नॉर्मल जो फसलों का बोने का पैटर्न है, इस पैटर्न में बड़े अच्छे तरीके से, जैसे अभी हमारा देखें कि मुरैना का जो बेल्ट है, मुरैना के बेल्ट में जैसे सरसों खूब होती है, साथ में बरसीम खूब होती है, तो पूरे देश भर के जो मधुमक्खी पालक हैं वो आके मुरैना में अपने शहद के बॉक्स वगैरह रखते हैं और वहाँ पे कमर्शियल रूप से करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मधुमक्खी के लिए जो भोजन है वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और एक हफ्ते में ये या 2-3 दिन या 4 दिन में हमारा जो पूरा एक बॉक्स रहता है वो पूरा बॉक्स फिल हो जाता है। ये डिपेंड कर रहा है आपका फ्लोरा या फूलों की मात्रा वहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल रही है मस्टर्ड में। कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है और हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार अहिरवार जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ राजमल पाटीदार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ हमारे साथ सफल कृषक हैं, उनसे हमारा सवाल है कि पाटीदार जी, आप अभी वर्तमान में किस तरह की खेती कर रहे हैं और क्या आप पशुपालन भी करते हैं? कुछ गाय वगैरह भी रखते हैं जी। और खेती सोयाबीन का भी बोनी की है, सोयाबीन धान वगैरह की थोड़ी खेती करते हैं जी। उसमें जो भी ये थोड़ी समस्याएं आती है कीट वगैरह की, तो वैसे डॉक्टर साहब से आप कुछ जानकारी पूछना लेना चाहते चाहते हैं तो हैं। आप पूछ सकते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब से जानकारी कि सोयाबीन की फसल में जो कीट रोग जो आती है उसके नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं थोड़ी। सोयाबीन की फसलों में बहुत सारे रोग बीमारियां भी आती हैं। समय समय पे सबसे पहले हमें रोग या बीमारियों को पहचानना है। आमतौर पर किसान भाई या कोई भी जो कृषक हैं वो सबसे पहले रोग बीमारियों को पहचानें कि उसमें जड़ सड़न की बीमारी है, कि पत्ती में छेद हो रहा है, कोई कीड़ा लग रहा है, या कोई पीला मोजेक रोग है। ठीक है, तो बीमारियों को सबसे पहले हम पहचानें। अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र के पास में आप जाएं और वहाँ पे कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेके उचित अपना रोग कीट प्रबंधन कर सकते हैं। इस समय अभी जैसे सोयाबीन की अपन ने खेती बोनी कर दी है, तो इसके उपरांत पतली बारीक बारीक से मच्छर टाइप के जो होते हैं वो पत्तियों को छेद कर देते हैं, छोटे तना रहता है जी। छोटी उम्र। जब हमारे सोयाबीन में अंकुरण होता है और वो 1-2 इंची का रहते हैं, तब उनमें बहुत सारे जो रस चूसक कीड़े होते हैं, काटने कुतरने वाले जो कीड़े होते हैं, वो हमारी सोयाबीन की फसल में आ जाते हैं और उस समय उनको नुकसान करते हैं। तो अगर मक्खी मच्छर या छोटे छोटे जो कीड़े रस चूसक कीड़े हैं अगर वो लग रहे हैं तो इस समय हम उसको एक स्प्रे जो थाइमेथाक्साम दवाई होती है कीटनाशक, इसका स्प्रे अगर हम कर देंगे तो इससे आपकी जो सोयाबीन की जो फसल है इसमें जितने भी रस चूसक कीड़े हैं वो नियंत्रण में आपके आ जाएंगे। जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर ने। इसी के साथ पाटीदार जी, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी खेती किसानी में आपके परिवार के लोग भी मदद करते हैं? जी हाँ, हमारे परिवार के बच्चे उन भी थोड़ा मदद करते हैं खेती किसानी में, और कुछ जैविक वगैरह खेती के लिए भी हम थोड़ा करते हैं, 1 आधा एकड़ के अंदर में। कीट नियंत्रण और इसके लिए आप किस तरह से प्रबंधन करते हैं? नहीं, अभी कीट नियंत्रण के लिए तो हम जो भी कीटनाशक जो दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करते हैं समय समय पे। जब भी खेत पे जाते हैं उसको देखते हैं कि इसमें कौन सी कीट है, क्या इसका नियंत्रण होना चाहिए। जो भी अपने कीटनाशक दुकानदार हैं उनसे मशवरा करते हैं कि किस प्रकार से इसमें
जी दवाई डाली जाए। वो लोग जैसा भी कुछ देते हैं सुझाव, उनके सुझाव के अनुसार भी हम दवाई डालते हैं। कुछ अपना अनुभव भी जी उसमें लगा देते हैं कि भाई इस दवाई से ये कंट्रोल हो सकता है। तो इसके साथ आप जैविक खेती भी करते हो और साथ ही साथ क्या आप इस तरह के उपाय भी अपनाते हैं कि कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त हो जाए? अब वो ऐसा तो है ही है, ये तो हर किसान चाहता है कि कम लागत लगे और उसको उपज का अच्छा जी फ़ायदा मिले। लेकिन अब मौसम के अनुसार किसान क्या है कि मौसम पे ज़्यादा निर्भर करता है, इसलिए उसका कहीं ना कहीं वो रहता है कि कोई मौसम एकदम परिवर्तन हो जाए, अपन ने आज बोनी की और मालूम पड़ रहा है कि सुबह बारिश अच्छे से हो गई तो कोई फसल ख़राब भी हो जाती है। इस प्रकार रहता है। तो किसान के लिए एक मेन समस्या प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ज़्यादा रहता है, इसलिए फिर भी करते रहते हैं। अब किसान हैं तो उसमें तो वर्तमान में आप खरीफ की फसल ले रहे हैं हाँ, तो इसमें आप किस तरह की तैयारियां करते हैं? नहीं, अभी खेतों को अच्छे से हकाई कर देते हैं 2 बार और इसके बाद में बीज उपचार करके सोयाबीन का और उसको बोया है। अभी अच्छी कंडीशन में सोयाबीन उगाया है। जी तो अब इसके बाद अभी कुछ धान वगैरह का चालू हुआ है काम, तो ये चलता है खेती में। तो बहुत अच्छी जानकारी दी पाटीदार सर ने। इसी के साथ डॉक्टर साहब हमारा आपसे प्रश्न है कि अगर कोई नए किसान भाई मधुमक्खी के पालन के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो क्या किसी प्रकार का प्रशिक्षण भी दिया जाता है और इसके लिए किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है? जो भी किसान भाई या हमारे युवा, बेरोजगार युवक या युवतियाँ ये मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसका नॉलेज या ज्ञान लेना पड़ेगा। अब आपको ज्ञान मिलेगा 2-3 जगह हैं। भारत सरकार जो आपका राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन जो बोर्ड है उसके अंतर्गत बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र भी बने हुए हैं, जिसमें एक प्रशिक्षण केंद्र है आपका कृषि विज्ञान केंद्र। अगर किसी किसान भाई को मधुमक्खी से संबंधित प्रशिक्षण लेना है तो स्किल इंडिया के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र में आए, अपना रजिस्ट्रेशन कराए और बड़े अच्छे तरीके से 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 15 दिन का अलग अलग ड्यूरेशन का प्रशिक्षण लें। कृषि विज्ञान केंद्र जैसे दमोह की बात करें या मुरैना है, मध्य प्रदेश में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं मधुमक्खी के पालन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक मुरैना और एक आपका दमोह, जो कि मुरैना राजमाता कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और अपना दमोह जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आप आएँ, यहाँ के वैज्ञानिकों से आप मिलें, अपने नाम रजिस्ट्रेशन कराएं और साथ में जब प्रशिक्षण स्टार्ट होता है तो केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा पूरा एक शेड्यूल बना हुआ है। अभी वर्तमान में भी हमारे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में 1 महीने का मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण चल रहा है और साथ साथ में जैसे पूरे देश में जहाँ जहाँ भी किसी भी युवा को या युवती को या जो भी किसान है प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो संबंधित कृषि विज्ञान केंद्र में आप जाएं, वहाँ पे आपको प्रशिक्षण मिल जाएगा। साथ साथ बहुत सारे एनजीओस वगैरह भी हैं जो इसका प्रशिक्षण करवाते हैं। कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। ब्रेक के बाद आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है और हमारे कार्यक्रम में डॉक्टर मनोज कुमार अहिरवार जी हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही साथ राजमल पाटीदार जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और सर से हम बस अब चलते चलते चाहेंगे कि किसान भाइयों को आप एक संदेश दें। जी, किसान भाइयों को और सभी को हमारा एक संदेश है कि मधुमक्खी एक ऐसा कीट है जो कि पर्यावरण के लिए और ह्यूमन के लिए एक लाभदायक कीट है। तो कहीं पे भी मधुमक्खी लगी हो तो प्लीज़ उसको डिस्टर्ब ना करें, उसको जलाए ना। वो कुछ दिन में अगर आपके घर या दीवार या पेड़ पर लगी है तो कुछ समय बाद वो वहाँ से चली जाएगी और बड़े अच्छे तरीके से आपके आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं
उनको फूल से बीज बनने की क्रिया को बढ़ाएगी। तो अगर हम प्लांट लगा रहे हैं और उसमें अगर बीज नहीं बना, ठीक है, इसलिए नहीं बना कि उसमें मधुमक्खी ने क्रॉस पॉलिनेशन नहीं किया, तो नया बीज नहीं बनेगा तो नया पौधा नहीं होगा, तो पर्यावरण को नुकसान होगा। तो फूल से बीज बनने की क्रिया मधुमक्खी के द्वारा होती है। तो जहाँ जहाँ मधुमक्खी के छत्ते हैं उनका संरक्षण करें, और अगर उसको तोड़ना ही है तो वैज्ञानिक तरीके से बगैर कुछ डैमेज किए हुए वैज्ञानिक या तकनीकी विशेषज्ञ की सहायता से उसको अपन तोड़ सकते हैं, शहद प्राप्त कर सकते हैं। और हर ज़िले में, हर गाँव या हर ब्लॉक में 2-2, 4-4 ऐसे किसान तैयार हों कि जो क्रॉस पॉलिनेशन की समस्या जहाँ जहाँ बन जाती है, जैसे कई बार क्या होता है सोयाबीन में, कई बार मूंग में, कई बार चने में, कई बार मसूर में हमने फसल अच्छी बड़ी कर ली और साथ में उसमें फ्लावरिंग टाइम पे नहीं आई, फ्रूटिंग सही नहीं आई, तो फिर किसानों को समस्या होती है कि आखिर इसमें फ्लावरिंग तो आई नहीं और फल भी नहीं लगे। तो उसका कारण होता है कि आपकी फसल में उस एरिया में मधुमक्खी नहीं है, इसलिए आपका जो उत्पादन है प्रति एकड़ 2-4 कुंटल घट जाता है। तो किसान भाइयों से निवेदन है कि आप भली शहद के लिए ना पालो, पर अपनी फसलों के लिए, आसपास के वातावरण को बचाए रखने के लिए 1-1, 2-2 बॉक्स अपने खेतों में ज़रूर रखो। तो यही मेरा सुझाव है। और मधुमक्खी पालन में जहाँ किसी भी किसान भाइयों को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप मुझसे कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क कर सकते हैं। आप चाहे तो मेरा मोबाइल नंबर भी नोट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9993 27 90 17। एक बार और बोल रहा हूँ 9993279017। डॉक्टर मनोज कुमार अहिरवार, प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केंद्र दमोह, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, मध्य प्रदेश। इस नंबर पे आप कभी भी कोई बात कर सकते हैं। आपकी खेती किसानी संबंधित भी कोई समस्या होगी, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन भी लगा सकते हैं। डॉक्टर मनोज कुमार अहिरवार जी, आप कार्यक्रम कृषि दर्शन में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजमल पाटीदार जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय हो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। जान लेते हैं प्रमुख खबरों को। देश में अब तक खरीफ बोनी 378 लाख हेक्टेयर में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में मिले 630 करोड़। किसान 31 जुलाई तक करा सकेंगे खरीफ फसल बीमा। खरपतनाशी के छिड़काव में सावधानी और गेरुआ से बचाएं सोयाबीन। देश में अब तक खरीफ फसलों की बुआई 378,72,000 हेक्टेयर में हो गई है, जबकि गत वर्ष अब तक 331,90,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में लगभग 14.10% बुआई बढ़ी है। श्री अन्न सह मोटे अनाजों की बुआई को फसलों को छोड़कर अन्य सभी फसलों की बुआई में तेजी आई है। कृषि मंत्रालय द्वारा अब तक जारी आंकड़ों के अनुसार प्रमुख फसल धान अब तक 59.99 लाख हेक्टेयर में बोई गई है, जबकि गत वर्ष समान अवधि में 50.26 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई थी। इसी प्रकार दलहन का रकबा अभी 36.81 लाख हेक्टेयर हो गया है, जो गत वर्ष की समान अवधि में 23.78 लाख हेक्टेयर था। इसमें अरहर की बुआई 20.82 लाख हेक्टेयर में हुई है। उड़द की बुआई में अब तक 5.37 लाख हेक्टेयर में की गई है। वहीं मूंग की बुआई 8.49 लाख हेक्टेयर में हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने टीकमगढ़ जिले के छिपरी ग्राम की जनसभा में मध्य प्रदेश में चल रही 4 बड़ी योजनाओं को लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 2.89 करोड़ हितग्राहियों के बैंक खातों में 3,575 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। डॉक्टर यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को वर्ष 2024-25 की प्रथम किश्त और योजना की 9वीं किश्त की राशि 1630 करोड़ रुपए का भुगतान किया। मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना में 1.29 करोड़ महिलाओं के खाते में 1574 करोड़ रुपए की राशि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से 24 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 41 करोड़ से अधिक राशि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले 55 लाख हितग्राहियों के बैंक खाते में 330 करोड़ से अधिक राशि भी अंतरित की। गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 450 रुपये प्रति हितग्राही का भुगतान किया गया।
मध्य प्रदेश में खरीफ 2024 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना गत दिनों जारी हो गई। प्रदेश में जिलों को 11 क्लस्टर में बांटा गया है तथा खरीफ की अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अरणी किसान अधिसूचित फसलों का बीमा बैंक लोक सेवा केंद्र एवं निर्धारित बीमा कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से करवा सकते हैं। रेडी किसानों का बीमा संबंधित बैंकों के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने अब तक तहसील स्तरीय इकाई को बीमा इकाई 1 एवं पटवारी हल्का इकाई को बीमा 2 इकाई नाम से दिया है। जिला स्तर इकाई को यथावत रखा गया है। अधिसूचना के अनुसार बीमित फसलों में जिला स्तर पर उड़द एवं मूंग बीमा इकाई 1 स्तर पर ज्वार, कोदो, कुटकी, मूंगफली, तिल व कपास तथा बीमा इकाई 2 स्तर पर धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन, मक्का, बाजरा व अरहर शामिल है। खरीफ मौसम में सभी अनाज, दलहन, तिलहन फसलों के लिए बीमित राशि का मात्र अधिकतम 2% किसानों द्वारा देय है। अधिसूचना के मुताबिक 11 क्लस्टरों में से 6 क्लस्टरों में आवंटित 37 जिले एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को दिए गए हैं, जिसमें मंदसौर, नीमच, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, भोपाल, सीहोर, अशोकनगर, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, मुरैना, राजगढ़, श्योपुर, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, उमरिया, छतरपुर, दमोह, निवाड़ी, पन्ना, रीवा, सतना, सीधी, सागर, सिंगरौली एवं टीकमगढ़ शामिल हैं। और बढ़ते अगली खबर की ओर। खरपतवार की समस्या से निजात पाने के लिए बड़ी तादाद में किसान भाई खरपतवार नाशी दवा का उपयोग करते हैं। इसके उपयोग के लिए यदि सावधानी रखी जाए तो फसल स्वस्थ होने के साथ साथ किसान भाइयों की सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होगा। खरपतवार नाशी जिस फसल के लिए उपयोगी है उसी को उपयोग करना चाहिए। मात्रा जितनी बताई गई हो, साथ में घोल कितने पानी में तैयार करना चाहिए जानकारी होना चाहिए तथा अमल करना चाहिए। खेत में छिड़काव करना हो तो भूमि में नमी का होना आवश्यक होता है, तभी दवा का छिड़काव जो है असर जो है वो सही तरीके से दिखाई देगा। छिड़काव केवल मशीन से करें और उपयोग से पहले तथा बाद में उसे साफ कर लें। छिड़काव के लिए प्लेट बॉटम नोजल का ही उपयोग करें एवं घोल को छान कर ही उपयोग बनाएं। छिड़काव विशेष वस्त्र तथा हाथों में ग्लव्स लगाकर करें और घोल बचाकर रखें। गेरुआ एक फफूंद जनित खतरनाक रोग है। विशेषकर मध्य प्रदेश के ऊंचे स्थानों पर जैसे मंडला, बैतूल, छिंदवाड़ा, बालाघाट इत्यादि जगहों पर ज़्यादा होने की संभावना रहती है। वैसे सामान्य रूप से यह सभी क्षेत्रों में आता है जहां कहीं भी सोयाबीन होता है। प्रायः यह रोग फूल अवस्था में आता है। बारिश अधिक होने पर, तापमान 18 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 80% नमी होने पर इसका विस्तार अधिक होता है। ऐसी स्थिति में निर्मित होने पर मेड़ों पर उग रहे खरपतवार को नष्ट करें। सोयाबीन के साथ अंतर्वर्तीय फसल लगाएं। तुलनात्मक दृष्टि से समुद्री स्तर से अधिक ऊंचे स्थानों पर सोयाबीन लगाने से बचें। सहनशील जातियों जैसे PK 1029, PK 1024, JS 8021, अंकुर, इंद्र सोयाबीन 9 आदि लगा सकते हैं। इसके अलावा एक्सोनोजोल अथवा प्रोपिकोनोजोल की 800 मिलीलीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर 15 दिनों के अंतर से 2 छिड़काव अगले माह से प्रारंभ करें। और खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो देखा किसान भाइयों, आज हमने मधुमक्खी पालन से कितने सारे लाभों के बारे में जाना और हमने जाना कि ये हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे आर्थिक लाभ के साथ साथ फसल उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज के कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। अगले अंक में कुछ नई कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।